तो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल मैट्रिक चैनल में। मैं हूं समीम अहमद सैफ़ी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल इतनी क्रियाशील होती है कि इससे जैसे ही हम खुला छोड़ते हैं तो ये हवा से रिएक्शन करके तेज़ी से आग पकड़ लेती है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। केरोसिन तेल होता है मिट्टी का तेल जिसे हम घरों में अक्सर यूज करते हैं। तो आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका कारण ये है कि सोडियम इतनी क्रियाशील धातु होती है, एक तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती है, दूसरे नंबर पर आती है, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है तो तेज़ी से आग पकड़ लेती है। अब इसको अगर हमें रखना है तो इसका संपर्क वायु से हटाना पड़ेगा और हमें ऐसी चीज़ को ढूंढना होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो केवल एक ही दुनिया में ऐसा तेल है, वो है मिट्टी का तेल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इसलिए हम सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं और ये प्रयोगशाला में आपको हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखेगा। आप जैसे ही चिमटी से बाहर निकालोगे तो ये तेज़ी से आग पकड़ लेता है। तो ये क्वेश्चन हाई स्कूल बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्या कारण है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर या केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका आंसर है चूँकि सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, इसका स्थान सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, यह वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। इसका संपर्क ऑक्सीजन से हटाने के लिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सोडियम धातु इतनी क्रियाशील होती है कि जैसे ये वायु के संपर्क में आती है तो तेज़ी से आग पकड़ लेती है। अब इसका संपर्क वायु से हटाने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी से मिलता जुलता हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए इसका रीज़न ये है कि जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को रखा रहने देते हैं तो वो लगातार वायु के संपर्क में रहता है और कोई भी धातु वायु से संपर्क करके ऑक्साइड बना लेती है। तो ऐसे ही जब मैग्नीशियम रिबन वायु में रखा रहता है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की इसके ऊपर परत चढ़ जाती है। जब हम इसे जलाते हैं तो जलने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो हम क्या करते हैं, इसे जलाने से पहले सूती कपड़े से साफ कर लेते हैं जिससे कि आसानी से जल जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है हाई स्कूल बोर्ड में, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका कारण यह है, इसका आंसर यह है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है जिससे उसके ऊपर भूरे रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है जिसे जलाने से पहले हम सूती कपड़े से साफ कर लेते हैं जिससे मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल जाता है और जो हम करना चाहते हैं जो रिएक्शन वो आसानी से हो जाती है। तो ये आज के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल एक बार वीडियो देखने पर याद हो गए होंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, R = ρ/L/A, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, L क्या है, तार की लंबाई है, और A क्या है, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो क्या होता है, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा फॉर्मूले से कि R = ρ/L/A। अब इसमें रो क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। तो इसका मतलब तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा R हमें दिखाई दे रहा है ρ/L/A। L का मतलब लंबाई, तो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और लंबाई घटाएंगे तो तार का प्रतिरोध घट जाएगा। मतलब तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध इतना ही अधिक होगा। तो इसका मतलब तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो तार का प्रतिरोध घटेगा। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या था, तार का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता के किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसकी प्रतिरोधकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट है, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और तार का प्रतिरोध क्या है, R = ρ/L/A, A अपोन में है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर अपोन में कोई चीज़ है तो उसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो A है, A क्या है यहाँ पे, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं आप, तार के इस सिरे का क्षेत्रफल, ये जो होता है कटा हुआ भाग, ये जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
ये जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और ये जितना पतला होगा, जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो है तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ये क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और ये घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ गए? क्लियर हो गया होगा। तो चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? एक उसकी प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर दूसरा उसकी लंबाई, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर तीसरा चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था हमारा चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं था समीम अहमद सैफ़ी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। जय हिंद, जय भारत।